नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको इस बात पे गर्व करना चाहिए कि हमारा देश आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो आप उन शहीदों को आज याद करते हुए हम अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे और उन शहीदों को याद भी करेंगे। और हम आज़ादी के बाद से लेके आज तक की भारत की जो विकास यात्रा रही है उसके बारे में आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमने ये आज़ादी पाई, ये कैसे पाई। चाहे लाला लाजपत राय का लाठियाँ खाने का हो, चाहे भगत सिंह की फांसी हो, चाहे गांधी जी का सत्याग्रह हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो हमने बहुत कष्टों से ये आज़ादी पाई है। नहीं, आप नॉर्थ कोरिया देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया में क्या हालात होता है, लोगों को बोलने तक की, मतलब कि वहाँ बाल कटवाने तक की भी छूट नहीं है कि कैसे बाल कटवा सकते हैं। तो आप इस आज़ादी को, जश्न को एकदम पूरे एकदम अच्छे से मनाइए और खुशी का इजहार करिए और शहीदों के प्रति प्रति आदर और सम्मान और नमन का भाव रखते हुए आज़ादी को वह बेहद ही हर्ष के साथ और अपने भारतवासी होने पर गर्व महसूस करिए। तो चलिए हम चलते हैं भारत की विकास यात्रा की शुरुआत करते हुए। तो विकास यात्रा की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त, आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी मिली तो उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय की स्थिति बहुत ही मतलब कि खराब थी। अंग्रेज़ों को तो यहाँ तक लगता था कि ये जो है भारत को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन आज वो देख रहे हैं कि ब्रिटेन का एक जो है प्रधानमंत्री भारतीय बन जाता है, ऋषि सुनक, आपने देखा ही है। तो उसको छोड़ते हैं, पहले पहले अपनी बात करते हैं कि भारत की विकास गाथा कैसे रही और भारत ने कैसे विकास किया। तो उसके बाद हमने 1950 में अपना जो है संविधान लागू किया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के दिन को जिस तरह मनाया जाता है, उस दिन हमने अपना संविधान लागू किया और हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है और वोट का वर्णन है और सत्ता हस्तांतरण का वर्णन है जो चुनाव में जीत के आए। ठीक है, हमने ऐसे बनाया। लेकिन उसी समय 1947 को, ठीक है, पिछले समय जिस समय आज़ादी हुई थी 1950 को तो हमने संविधान लागू कर दिया। लेकिन 1947 को जब आज़ादी हुआ था तो वही पाकिस्तान जो है क्या बन गया था, क्या बन गया आपका, इस्लामिक राष्ट्र बन गया। लेकिन हम क्या बने, हम लोकतंत्र के राष्ट्र बने, जिसमें लोगों को संदेह था कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। लेकिन उसमें फिर समय आता है 1950 का, तो हमने संविधान लागू किया। उसके बाद 1950 से 65 का समय जो था वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने जो है काफ़ी विकास किया। जैसे बांधों का निर्माण हुआ, संयंत्रों का स्थापना हुआ और ज़्यादा जो भी मतलब कृषि, उस समय हम कृषि पर निर्भर थे ज़्यादातर। तो कृषि को लेके भी थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा हुआ। बदलाव कब हुआ वो हम बात करेंगे कि बदलाव आखिर हुआ कब। ठीक है, अब उस समय जो है 1950 से लेकर 65 के बीच में कृषि में क्या बदलाव हुआ, 1961 का समय वो भयंकर समय था कि उस समय अमेरिका द्वारा हमने एक भोजन मंगाया था और उन्होंने कौन सा गेहूं दिया था मालूम है? सुअरों का भोजन दिया था। जो सुअर भोजन खाते हैं, जो सुअर गेहूं खाते हैं, वैसा गेहूं हमें दिया था। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उस समय हमारी रही थी। कि आपको इसमें गर्व करना होगा कि आप किससे उठ के आए हुए हैं और किस व्यवस्था से उठ के आए हुए हैं। तो आपको वो समझना पड़ेगा, तभी आपको इस खुशी का एहसास और ही ज़्यादा होगा कि इसी अमेरिका से हमने गेहूं मांगा था और उन्होंने सुअर के खाने वाला गेहूं हमें दिया था। लेकिन उसके बाद 1961 में हमने हरित क्रांति किया और हमारे किसानों का सहयोग रहा कि उसके बाद हमारे मतलब कि कहा जाए हम अपने आप को तो खाते ही हैं, आज एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये उसी समय 1961 में जो है हरित क्रांति का प्रभाव रहा। तो आप ये देख सकते हैं कि उस समय जो रहा हरित क्रांति, हमने उर्वरकों का इस्तेमाल किया। पंजाब में, पश्चिमी यूपी में आदि सभी जगहों पे उर्वरता बढ़ी, किसान की उपज बढ़ी और हम आत्मनिर्भर हुए। ये थी हमारी ताकत कि हमने मतलब कि दयनीय परिस्थितियों में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सीखा और हरित क्रांति किया और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है,
अब उसके बाद समय आता है 1970 से 80 का समय। 1970 ऐसा था कि संयंत्र स्थापित किए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अपने भारत में काम हो सके, मतलब भारत के अपने लोगों का, जिससे ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो बनाने की चीज़ें हैं उसका स्टार्ट हुआ। क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम क्या था, अंग्रेज़ों के टाइम हमें सब चीज़ सीमित मिला था, ना स्वास्थ्य अच्छी थी, ना शिक्षा अच्छी थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, ना रेल नेटवर्क अच्छा था, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं था। तो 1970 से 80 में हमें जो है बैंकिंग का विस्तार मिला, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के भी कुछ थोड़े बहुत सुधार मिले। तो ये सब सारे जो है बदलाव हुए 1970 से 80 के बीच में। और 1980 के बीच में एक और बदलाव हुआ, वो दौर था राजीव गांधी के समय का। तो हमने क्या बोला आपको, राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें कौन कम गलत है और कौन ज़्यादा गलत है, इस चीज़ को चुनने का समय रहता है। लेकिन राजीव गांधी के द्वारा 1980 में क्या लाया गया, कंप्यूटर लाया गया। मतलब कि सारे जगह कंप्यूटराइजेशन होने लगा। यानी जो हम वो थे कि कागज़ पे सब काम करते थे, लेकिन फिर हमने क्या किया, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर की जो अर्थव्यवस्था थी उसको किया। यानी कंप्यूटर का यूज करना स्टार्ट कर दिया कि कंप्यूटर की क्या क्या यूज होती हैं, और सारे जगह पे कंप्यूटर कृत, और भारत में एक तरह से कहें कि कंप्यूटर आ गया था। इस बात की हमने शुरुआत की किसमें, 1980 में। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1980 के बाद जो है 1991 में क्या हुआ। अब 1991 में जैसे कि हम आज़ाद हुए थे, नया नया क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। ठीक है, नए नए तरीके आज़ाद हुए थे। और पहले हमारे अंदर ये डर बैठा हुआ था कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई कि हम भारत में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे सभी संसाधनों पे कब्जा कर लिया, सब जगह कब्जा कर लिया। तो हमारे मन में ये भय बैठा हुआ था, पहले हम बंद अर्थव्यवस्था थे, हम भारत से कोई भी कंपनी कोई भी नहीं आना देना चाहते थे। लेकिन अगर कोई भी भारत से आएगा नहीं तो कैसे विस्तार होगा, कैसे मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अगर भारत से बाहर से करेंसी आएगी तभी तो विस्तार होगा, अगर भारत बाहर से करेंसी नहीं आएगी तो विस्तार तो होगा नहीं। ठीक है। तो इस विस्तार को करने के लिए हमने 1991 में जैसे हमारे आर्थिक संकट आ गया, और हमारे पास मालूम है हमने अपना सोना तक ब्रिटेन को गिरवी रखने के लिए भेज दिया था जहाज पे, इतना हमारे पास इतनी कमी थी। लेकिन हमने उसमें कुछ दिमाग लगाया, उसको जाने नहीं दिया, उसको बीच में ही रखा कि धीरे धीरे पहुंच रही होगी, पहुंच रही, और वो सोना वहाँ पे जा नहीं पाया। ठीक है। तो हमने कर्ज चुका दिया उसके बाद, तो सोना भी हमारे पास ही रह गया, लेकिन वो जा नहीं पाया विदेश। ठीक है। अब जो है उसमें हमने एक रिफॉर्म लाया। अब देखिए ये बात ये भी है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हम पे अधिकार क्यों कर लिया, वो उन्होंने इसलिए अधिकार कर लिया कि उस समय जो है भारत जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा थे, कोई एक संगठित शक्ति नहीं थी। तो हमारा डर उस समय सही हो सकता था, लेकिन इस समय सही नहीं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक यूनियन है, और हमारी सेना एक है, एक के इशारे पे काम करती है, तो ये कब्जा तो नहीं कर सकते। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता, तो हमने एलपीजी रिफॉर्म लाया। एलपीजी रिफॉर्म क्या होता है, एलपीजी रिफॉर्म ये होता है कि हम जो है वो करें कि लिक्विडेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी हम जो है लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था थी, पहले चाहता था कि लाइसेंस इनसे लो लाइसेंस लो, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो होता था, क्या धांधली होती थी, पैसे लेते थे फिर काम करते थे, ये होता था। लेकिन अब जो है लिबरलाइजेशन से हो गया कि आसानी से जो है आपको कोई अगर लाइसेंस चाहिए किसी चीज़ का तो हर चीज़ मिल जाता था आराम से। प्राइवेटाइजेशन ये होता था कि जो मतलब कि सरकार के कंट्रोल में थी। एक्चुअली ये होता है ना कि थोड़ा सा जो सरकार के कंट्रोल में ज़्यादा चीज़ें होती है तो वो अच्छे से वर्क थोड़ा सा नहीं कर पाती है। लेकिन प्राइवेट में नेतृत्व, जैसे कि सरकार है, अब सरकार कंट्रोल कर रही है, उसको बहुत चीज़ें कंट्रोल करनी है। लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति कंट्रोल करता है तो उसको एक ही चीज़ रहता है कि हाँ इसी पे कंट्रोल करना है। अब जो गवर्नमेंट है उसको लोकतंत्र भी देखना है, चुनाव भी देखना है, रक्षा भी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन प्राइवेट आदमी होता है कि हाँ हमें जो है बस विकास देखना है, ये हो जाता है सिस्टम। ठीक है। तो अब उसमें जो प्राइवेटाइजेशन में विकास भी हुआ, ग्लोबलाइजेशन हमने निवेश को भी बढ़ावा दिया कि अगर हमारे में निवेश आना चाहे तो निवेश भी आ सकता है, तो जिससे हमारे में निवेश भी आया। ठीक है। और हम जो बहुत मतलब उस आर्थिक संकट से गुजर गए। ठीक है। उसको जो है योगदान को कभी कोई नहीं भूल सकता कि हमारे आर्थिक संकट इस वजह से आया था। और किस वजह से आया था,
आया था इसी वजह से कि हमने बंद अर्थव्यवस्था रखी थी, नहीं तो आता भी ना, लेकिन वो डर भी था कहीं ना कहीं। लेकिन अगर वो डर सामने आया और हमने उसको एक तरह से अपना एक आविष्कार करने का एक तरीका बना लिया, या ये कहे कि मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में हमने उससे सीखा और कुछ नया लेके आया, ठीक है, जिससे हमने विकास किया। उसके बाद 1990 से 2000 के बीच में जो आईटी सेक्टर में काफ़ी बदलाव आया। आईटी सेक्टर अपने हैदराबाद में, बेंगलुरु में, यहाँ पे जो है जो आईटी सेक्टर थे, यानी भारत का जो है सर्विस सेक्टर में जो है काफ़ी मतलब नाम बढ़ गया। भारत की जो इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का महत्व जो है बहुत बढ़ गया। तो भारत सर्विस सेक्टर हब के रूप में उभरा 1990 से 2000 के बीच में। अब उसके बाद जो है 2000 से 2000 के बीच में हमारे पास मोबाइल आ गया था। मोबाइल के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति हुई और मोबाइल आया। भारत के लोगों को जैसे पहले था कंप्यूटर 1980 में आया, लेकिन 1900 यानी 2000 से 2010 के बीच में हमारे पास क्या आया? मोबाइल आया, ठीक है। मोबाइल के क्षेत्र में क्रांति हुई। फिर आता है वो युग जो हमें यहाँ पे पहुँचाता है, क्या इस क्षेत्र में पहुँचाता है और हमें बहुत ही मजबूत बनाता है। वो होता है 2010 से 2020 का युग, जो हमें डिजिटल इंडिया की तरफ लेके जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मजबूत करता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि डिजिटल इंडिया यूपीआई जो भारत का मतलब कि कहा जाए कि पूरा विश्व लोहा मानता है। यूपीआई भारत कैसे एक रेडी पटरी वाले से लेके एक छोटे से दुकानदार से लेके एक बड़ा सा बिजनेसमैन भी यूपीआई का यूज करता है। आप जो देख सकते हैं, जो 10 रुपये की, 5 रुपये की, 1 रुपये की सामान भी है, जो भी वो भी हमने जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्या कर दिया? यूपीआई से कर दिया। और आज हम चौथी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने जो है किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, इसके बारे में जानते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ठीक है। अभी कुछ नीचे आए हैं, किस वजह से? पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब उसमें ये रहा कि हम क्यों जो है अब आगे बढ़े हैं। डिजिटल इंडिया पहला, और दूसरा ये है कि हमने उस समय जो है विस्तार भी किया। कैसे विस्तार किया? दूसरा सबसे बड़ा कारण बना 2020, कोरोना महामारी का वो भयावह दिन याद करिए, जिससे भारत गुजरा और भारत ने अपनी स्वयं की वैक्सीन बनाई, और तो और लोग देशों को भेजा, दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजा, जिसमें डिजिटल का उपयोग बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि 2020 से 26 में, या कहें तो 2014 से 26 तक में, हमने किन किन क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव किया। हमने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। हमें ये था, कहा जाता था कि हम सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए स्टार्ट किया कि हाँ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाएंगे, उत्पादकता को बढ़ाएंगे उस क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में भी हमने अपना काम स्टार्ट किया। तो अब हम बात करते हैं कि इन किस चीज़ों में हमने जो है अपना योगदान एक तरह से स्टार्ट किया। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में था कि हमने मंगलयान भी किया। मंगल पे हम गए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चंद्रयान 3 2023 का वो ऐतिहासिक दिन याद करिए, जब हम जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे उतरे, और जहाँ पे हमसे पहले भारत, उस चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे कोई भी नहीं उतरा, वहाँ हमने उतर के इतिहास रच दिया। तो आप ये समझ सकते हैं ये हमारी उपलब्धि थी। और रक्षा क्षेत्र की बात करें, आज हम रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं, आकाश मिसाइल हम बनाते हैं, तेजस लड़ाकू विमान बनाते हैं, और तो और अब हम ये भी कर रहे हैं कि हम अपना ड्रोन भी बना रहे हैं, पनडुब्बियाँ अपना बना रहे हैं। पनडुब्बी स्वयं बनी हुई अपनी आत्मनिर्भर भारत की आपने देखी है। और अब हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो है बाहर क्षेत्रों में भी वो किया जाए। क्या किया जाए? एक्सपोर्ट किया जाए, बाहरी देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाए। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? हम मेक इन इंडिया में सेमीकंडक्टर भी बनाने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, जैसा आपको मालूम है कि भारत जो है सोलर अलायंस का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में है। क्यों भारत में है? कि भारत रिन्यूएबल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, परमाणु विकास के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। तो ये था भारत का समय। और हम ये कैसे भूल गए हैं कि भारत जो है मजबूत कब बना था? जब हमारा पोखरण में परमाणु
संपन्न हम राष्ट्र बने थे, तभी इसी अमेरिका ने हमारे पे कितने प्रतिबंध लगाए थे, कितने ज़्यादा प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन उन प्रतिबंधों को झेलते हुए हम इन विकास के दौर को करते हुए और इन विकास के दौर को आज जीते हुए आज भारत एक बहुत बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और भारत जो है सबके साथ मिल बैठ के और अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए अपनी बातों को रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चुनौतियां ख़त्म हो गई हैं। हमारी चुनौतियां कहीं भी ख़त्म नहीं हुई हैं। चुनौतियां हमारी अभी हैं। जो हमारे इतने ज़्यादा युवा हैं उनको रोज़गार की समस्या है, ग्रामीण में विकास की समस्या अभी है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। इन समस्याओं से हमें लड़ना है। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेंगे कि हम भारत को और एक 2047 तक, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री का ये है कहना है कि हम 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो इस प्रण के साथ हम युवा मेहनत करेंगे और भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन आज जो है आज़ादी का जश्न वीर शहीदों को याद करते हुए हम मनाएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।